बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो वो जो मैंने कल शेयर की थी आपके साथ कि यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट आप खोलने जाते हैं, मैं खोलने जाता हूँ, तो एक इशू होता है, एक पूरा एसओपी है जो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो 128 अकाउंट्स अभी तक सामने आए हैं, इनका प्रोसीजर जो था उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया, नंबर वन। और एक पूरा नेक्सस बना रहा पिछले कई सालों से। एफआईए का हेड जो होता था वो इस पे जनाब पर्दे डालते थे, और उसके अलावा जनाब स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो भी इन अकाउंट्स पे पर्दे डालते थे, और एफबीआर के जो चेयरमैन होते थे वो भी इन पे पर्दे डालते थे ऐसे अकाउंट्स पे। ये अकाउंट्स इसलिए सामने आ रहे हैं कि अब वो नेक्सस जो है वो ब्रेक होना शुरू हुआ है, यानी कि चेयरमैन एफबीआर, एफआईए के डीजी जो है वो, और जनाब इसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर, सब लोग जो है अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सो इसलिए ये नेक्सस जो है ब्रेक होना शुरू हो गया, और इस किस्म के अकाउंट्स जिनमें करोड़ रुपए सामने आ रहे हैं वो ब्रेक होके, नेक्सस ब्रेक हुआ, अकाउंट सामने आने शुरू हो गए, नंबर वन। नंबर टू, शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। ठीक है, उनके गिले शिकवे भी अपनी जगह, और अगर जैसे वो बता रहे हैं कि जनाब वहाँ पे नैब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जनाब वो गवाही दें, अगर किसी ने कहा है ऐसा, तो मेरे ख्याल में बहुत ही बचकाना किस्म की एक बहुत गेम खेलने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, और उनसे इस किस्म का सवाल मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए था। खुर्शीद शाह भी आज फ्रंट फुट पे खेले, और मुझे लगता ऐसे था कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठेंगे और खुर्शीद शाह साहब को जनाब पकड़ के गले लगा लेंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी फवाद चौधरी साहब ने अयां कर दी। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, जस्टिस क्यूम साहब का जिक्र किया, उस रिकॉर्डिंग का जिक्र किया जो जस्टिस क्यूम साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मंजर आम पे कई मरतबा आ चुकी है, जिसमें सज़ा के बारे में कहा गया था कि सज़ा 3 साल की नहीं 7 साल की दे, 3 साल की सज़ा कम लगती है। सो ये इस किस्म की अगर बातें अगर हम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में पूरा प्रोग्राम ही गुजर जाएगा, लेकिन उसके अंदर से निकलेगा कुछ नहीं। जिस तरीके से आज शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब रिमांड पे थे, रिमांड पे क्या पहले कोई भी पार्लियामेंटेरियन उसके प्रोडक्शन ऑर्डर दिए गए हैं, लाया गया है असेंबली में, ये पहला वाकया लगता है मुझे, जहां तक मेरी नॉलेज है। सो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और ये स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है। क्यों किया है ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा, और मेरा जो पैनल है वो इसको जरूर बताएगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर बहरम तंगी साहब पीपल्स पार्टी से, और तहरीक इंसाफ वाले आ रहे हैं जी अभी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, फिलहाल आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अब्बासी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज स्टेटमेंट दी कि जनाब उनको कहा गया कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ वो एक स्टेटमेंट दे, जो किसी नैब के किसी कारिंदे ने, नैब के जो लोग थे उन्होंने उन्हें कहा कि जनाब आप स्टेटमेंट दें, आपके ख्याल में ये थोड़ा सा अंडर 19 वाली गेम नहीं हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जब शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने तकरीर शुरू की, मैं चूंकि मौजूद था गैलरी में, उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताया। पहले उन्होंने कहा कि नैब किस तरह लोगों को बुलाती है, क्या क्या लोगों से पूछती है, क्या क्या उसकी तैयारी है, और लोग शायद ये समझते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी एविडेंस होती है जब नैब उनको अरेस्ट करता है, और वो अपनी एक एविडेंस का बेस बनाकर उनके पास कोई चीज मौजूद होती है और उसको केस को आगे लेके जाते हैं। एक मिनट यहीं पे रोकूंगा आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा भाई साहब, लेकिन ये कवानीन जो है, आप लोग पार्लियामेंट में रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में रही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रही है, ये कवानीन आप लोगों के बनाए हुए हैं, इसको तो किसी बाहर से आके किसी ने नहीं बनाया, ना पीटीआई ने बनाया।
नहीं राणा साहब, ये बात कवानीन की नहीं है, ये बात है इन्वेस्टिगेशन की। पावर इन्वेस्टिगेशन को दी हुई है नैब को, कोई शक नहीं कि वो पावर है अंडर कोई कवानीन बनाए थे आप लोगों ने, उसी के तहत है ना उनके पास ये पावर थी। नहीं, जरा सुन तो ले। इन्वेस्टिगेशन किसी भी अदारे को अगर दी जाए, मतलब आज किसी अदारे को आप इन्वेस्टिगेशन की पावर देते हैं तो उनको कहते हैं कि उस आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें जिसके पास आपके पास कोई एविडेंस हो। अगर आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है, आप समझते हैं कि कोई करप्शन का केस है, उसकी कुछ चीजें आपके पास मौजूद है, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, इंक्वायरी शुरू करें। लेकिन अगर आप बुलाएं किसी और केस में, बैठा ले किसी और केस में, फिर आप दूसरे ममालिक जो आप कहते हैं बड़े अच्छे ममालिक है जिनके साथ दोस्ती है, सिर्फ शक की बुनियाद पर सवाल करें आपके। और जब वो कहें शहबाज शरीफ साहब के आपने के पास अगर टर्की और चाइना की कोई इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारे ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ हमारे बड़े माय क्वेश्चन इज कि ये जो कवानीन है कि नैब किसी को भी उठा सकता है, किसी को बिठा सकता है, किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये कवानीन के तहत ही किया जा रहा है ना जी। जो कवानीन, जो इख्तियारात, जो पावर्स उसको दी गई हैं नैब को, उन्हीं के तहत ही किया जा सकता है ना जी। और वो सारी जो पावर्स है वो कहाँ से आई? वो आई पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ने बनाई और उनको दी। वो खुद तो नाजायज तौर पे अगर कहा जाए कि ऐसी राह जाते बंदा तो नहीं चुक सकते ना। राणा साहब देखिए, अभी आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया हुआ है, आपने मुझे बुलाया सिर्फ इसलिए है कि मैं आऊँ और सवालों के जवाब दूं। लेकिन मैं आकर यहाँ कोई ऐसी रिलेवेंट बातें कर दूं, अब्यूज करना शुरू कर दूं, कोई ऐसी, तो वो तो मेरे मैंडेट में नहीं है ना। आप ये आपका बुलाना, मेरा आना, मेरा आपका जवाब सवाल करना, मेरा जवाब देने का हक है। अब अगर किसी अदारे को ये पावर आप देते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करेंगे? अगर कोई करप्शन हुई है तो आपके पास कोई एविडेंस होगी। हम कह रहे हैं कि आप उस अदारे ने वो काम छोड़ दिया है, उन्होंने आज इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये अदारा सिर्फ लोगों की पगड़ियों उछालने के लिए रह गया है। ये अदारा जब लोगों को अरेस्ट कर देता है, अरेस्ट करने के बाद ये एविडेंस ढूंढता है कि, और जब कोई एविडेंस उसे मांगो कि ये नहीं है, तो दूसरे किसी एविडेंस में आपको ले जाने के लिए कह रहा है। उन्हें तो आज 2 कदम आगे गए हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेरा केस है, मैं जाती केस वहां भी लड़ूंगा, मैं आपके पास नहीं आया कि मुझे नैब से बचाया जाए। मेरी इंक्वायरी ये हाउस भी करे ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल जाए कि सच क्या और झूठ क्या है। अगर तो हम करप्ट हैं, हमारे खिलाफ इल्जाम है, अगर हमारे पास एविडेंस है, उन्होंने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा, जो सजा स्पीकर साहब को कहा है आप तजवीज करें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप ये क्या बात करते हैं कि मुझे बुलाते किसी और केस में बिठाते हो रहे हैं, जब मैं पूछता हूँ कि मेरे खिलाफ एविडेंस कोई नहीं है, उनके प्लान उन्होंने आज वो भी हवाला दिया कि मेरे खिलाफ जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पकड़े हुए थे उनको भी इन्होंने बड़ा दबाव में डाला कि आप अप्रूवल बन जाए, जो अभी तक हम नहीं बना। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे आदमी का, उन्होंने अपना कहा है कि लेकिन आज उस अफसर की जरूरत देखें जो मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या साहब कहता है कि आप ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ अप्रूवल बन जाए। वो मैंने बात कर दी अब्बासी साहब, वो मैंने बात इंट्रो में बयान कर दी कि अगर ऐसे खेला गया है नैब की जानिब से, अगर किसी शख्स ने ऐसी बात की है नैब की तरफ से तो वो गलत है और वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने अंडर 19 की टीम का कोई खिलाड़ी खेल रहा हो। वो मैंने बात कर दी। मेरा सवाल राणा साहब उन्होंने आना हो तो कहा, उन्होंने कहा वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है जब हमें उन्होंने जी वो बिल्कुल हो रही होती है, वो सबको पता है, वो सबको पता है जी, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। माय क्वेश्चन इज कि अगर देखें शहबाज शरीफ साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, एक पार्टी को हेड कर रहे हैं, एक मंझे हुए सियासतदान हैं, गलत तरीके से अगर उन्हें उठाया गया है, विदाउट एविडेंस उन्हें उठाया गया है नैब की जानिब से, तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। मेरा सवाल ये है कहने का, जो मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि ये कवानीन, ये इख्तियारात ये दिए गए थे, पार्लियामेंट की तरफ से जनरेट किए गए थे, और अगर पार्लियामेंट ने ये जनरेट किए थे इख्तियारात और दिए थे, आगे डोल आउट किए थे नैब वालों को, तो देन ये फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप अपने आप पे पड़ी है तो फिर समझ आइए आप लोगों को इसको चेंज क्यों नहीं कर देते, पहले क्यों नहीं चेंज किया आपने, अब क्यों नहीं चेंज कर देते आप? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि बदकिस्मती हुई। चलो शुक्र है किसी गल ना तो मन्ने हो तुसी। जो नहीं, ये जो ला बनाया गया था ये परवेज मुशर्रफ का अपने जमाने में 2 असेंबलियां, परवेज मुशर्रफ तो चला गया ना जी, परवेज मुशर्रफ गया भी तो उनके कितने साल लग गए। तो मेहरबानी करे पेशेंट सुने, मैंने ये कह दिया है कि हम फिर ये उसको रिविजिट नहीं कर सकते, जो करना चाहिए था। पिछली दफा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मैं भी मेंबर था, सारी सियासी जमातें मेंबर थी, दोनों हाउसेस की कमेटी थी,
लेकिन आखिर में सारी जमातें जो है वो बैकआउट कर गई किसी वजह से, वरना हमारी बड़ी ख्वाहिश थी पिछली दफा। और आपको ख्वाहिश एडी लम्मी केड़ी ख्वाहिश सी बासी साहब जेडी 5 साल पूरी नहीं हुई। 5 साल सन ताड़े कोल रिविजिट इस लॉ को रिविजिट करने की जरूरत थी, इसको रिविजिट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, आपकी कोताही है। ऐसे कह दे तो ठीक है। ये बात मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को करना चाहिए था, पार्लियामेंट की जमातों को, ये दोनों हुकूमतों को बैठकर ये बाकी सारी सियासी जमातों को, मतलब इसलिए आप लोगों ने नहीं किया। भाई साहब एक चीज बताइए मुझे, एक चीज छोटी सी चीज बताइए भाई साहब। आप मुझे एक जवाब आपके पास पूरा वक्त है, आप जो दिल करे बोले। मैं सिर्फ मेरे सवाल का भी साथ साथ जवाब देते रहे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त आपने लॉज इसलिए चेंज नहीं किए कि जरदारी साहब पे केसेस चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक प्रोग्राम में आप मुझे बुलाएं, फरतुल्लाह बाबर साहब को बुलाएं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है, और आप कुरैशी साहब को बुलाएं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको बुलाएं। चलो तंगी साहब बैठे हुए, तंगी साहब पार्टी वर्कर है, बड़े सच का पता चलेगा, आपको सच को पता चलेगा कि कौन इससे भाग रहा था और कौन नहीं मान रहा था। लेकिन फरतुल्लाह बाबर साहब का वो डिसेंटिंग नोट भी आप देखें, बाबर साहब को भी बुलाएं और फिर आपको पता चलेगा कौन को ये कौन इस लाख को रिविजिट। शायद फिर तंगी साहब से पूछ लेते, तंगी साहब को इल्म हुई से। तंगी साहब क्यों नहीं जनाब ये कवानीन चेंज किए गए जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, दो बातें हैं। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और ने बहुत कोशिश की थी, और मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की लीडरशिप से, कि जो कवानीन है और उस कवानीन अगर पर्दे वाहिद के पास हो तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी पगड़ी उछालना और उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, अटेम्प्ट की थी। लेकिन अगर सपोज़ PML की तरफ से या पीपल्स पार्टी नवाज़ ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी भी वजह से अगर ये इन कवानीन में चेंजेस नहीं आई, तो इसका मतलब राना साहब हरगिज़ ये नहीं है कि अभी नेब की तरफ से या जो हुकूमत वक्त है वो नेब के चेयरमैन को बुलाए, उनको उंगलियां दिखाएं कि अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं 50 बंदों को गिरफ्तार करता। तो या तो आदमी एतमाद है या उनको धमकी देना है। हम यही बात है तंगी साहब, देखें यही बात है तंगी साहब, इसी पे मैं आपको लाना चाह रहा था। देखें अब जो है, आज जो है आप भी वही बात कर रहे हैं जो भाई साहब कर रहे हैं, यानी कि नून लीग कर रही है, आप पीपल्स पार्टी वाले भी वही बात कर रहे हैं। सो मसला सिर्फ मेरा ये है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो यही है कि जब अभी आप मिल सकते हैं तो पहले जब कवानीन चेंज करवाने का वक्त था आप लोगों के पास, आप भी 5 साल रहे, पीपल्स पार्टी भी 5 साल रही, नून लीग भी 5 साल रही, उस वक्त क्यों नहीं कराया गया? मैं तंगी साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ भी। तंगी साहब 1 मिनट, एक कंपल्शन है, बड़ा औखा टाइम चल रहा है आजकल, जरा कमर्शियल भी चलाने होते हैं। तो मैं आप वापस आता हूँ आपके पास, भाई साहब के पास भी वापस आता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब्दुल शकूर शाद साहब जी तहरीक इंसाफ से, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, और सेनेटर बहरमंद तंगी साहब पीपल्स पार्टी से। बहरमंद तंगी साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी जो गुफ्तगू थी उसको मैंने काटा था, और क्योंकि ब्रेक पे जाना था। और एक चीज़ पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे पैनल मौजूद है, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, यहाँ पे नून लीग वाले भी हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी हैं, आप जिनसे भी बात करना चाहें ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो मुख्तसर सा रखिएगा और ज़रूर बात कीजिएगा। मैं नंबर बता दूँ आपको, 051-280-5030 जी। तंगी साहब आप अपनी बात जो है वो कंप्लीट कीजिए जी। तो राना साहब, ये जो अभी सपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नून ने कवानीन में तब्दीली नहीं लाई, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। देखिए, अगर ये इस मुल्क के इदारे मजबूत हो, अगर इस मुल्क के इदारे आज़ाद हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और हुकूमत ने हमेशा इस बात पे यकीन की है कि पाकिस्तान के इदारों के टकराव ना हो। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, मौजूदा हुकूमत तो अपने वादों को, अपने दावों को, अपनी नाहली को छुपाने के लिए अभी ये जो कुछ माहौल बनाया है इस मुल्क में, अफरा तफरी का माहौल है, मतलब कि गवर्नेंस का माहौल है, इकॉनमी पॉलिसी का, ऐसा सब कुछ देख रहे कि 60 दिन के बाद
पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है वो अभी एक दूसरे से पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत कब ख़त्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ये नहीं चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपना वक्त पूरा न करे। लेकिन उनकी किरदार से, उसकी बिहेवियर से, पीएम के अंदाज से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आज भी फवाद चौधरी के स्पीच निकाल के देख ली तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हुकूमत में हो, और ऐसा लगता है कि उनको अभी तक ये यकीन नहीं है कि हम हुकूमत में आए हैं। मैं एक चीज जरा शेयर करना चाहूंगा आपसे, पूछना भी चाहूंगा आपसे, लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा, आप सबसे बल्कि सारे पैनल से मैं पूछना ये चाहता हूं कि पिछले 5 साल आपने लगाए, पीपल्स पार्टी ने लगाए, 5 साल नून लीग ने लगाए, अभी तो जुमा 8 दिन हुए ये पीटीआई वाले आए हैं, इनको थोड़ा सांस लेने दे। यकीन माने मैं आपसे ऑन एयर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं ऑन एयर आपको यहाँ पे मैं हल्फन कह रहा हूँ कि अगर आइंदा 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर पीटीआई वाले यहाँ पे चीजें ट्रैक पर ना लेके आए, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं बैठ के करूंगा, लेकिन पक्के पैरों पे करूंगा। राणा साहब को सीधा तो राणा साहब मैंने 1 करोड़ नौकरी नहीं मांगी है, मैंने 50 लाख घर का डिमांड नहीं किया है, मैंने 5 लाख की पॉलिसी का नहीं पूछा है, अभी तो शुरू मैं हुआ है। पिछले 60 दिनों का जो कुछ इसने किया उनका पूछ रहा हूं। अच्छा, उनके जो वादे थे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मैं तो 60 दिनों पिछले जो 60 दिन गुजर गए उसके किरदार के बारे में जो आज पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, घरों की पॉलिसी, सब कुछ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जरदारी साहब आए, यहाँ पे जनाब ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े बड़े सिगार लगा के, और ये मैं अब क्या बोलूं, साथ को पानी शानी पी के लोग रात को कहते होते थे जनाब कि जनाब ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। इसी तरह नून लीग की हुकूमत आई, वो भी यही कहते थे लोग जनाब बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छे हम तो ये नहीं कह रहे राणा साहब, खुदा के लिए आप भी यही कह रहे हैं कि जनाब 3 महीने से ज्यादा हुकूमत नहीं चलेगी। नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करे। हमने कब कहा कि ये हुकूमत खत्म हो? हम चाहते हैं कि ये अपना वक्त पूरा करे, हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरा करे, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, इस मुल्क के लिए कुछ करे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फ्लोर पे ये कह रहे, बार बार इनको यकीन दहानी करे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ऐसा माहौल पैदा न करें कि वो न माहौल पैदा न करे। तंगी साहब पकड़ बंद कर दें। बिल्कुल एहतसाब ना हो, बस सब कुछ हो, सिर्फ एहतसाब ना हो, बड़े चोरों को पकड़ा ना जाए। नहीं भाई, चोर नहीं क्या मतलब? नहीं मोबाइल चोर को तो आप जेल में डालते हो, एक मोटरसाइकिल चोर को आप मोबाइल में डालते हो, गोली मारते हो रोड पर। एक बड़े स्कैंडल सामने आए, आपने उनको पकड़ लिया तो आज शोर मचा रहे हो। यू टर्न, किस बात पे आप शोर मचा रहे हो? यू टर्न न ले, इब्तिदाई इश्क होता है क्या? खुदकुशी की तरफ जाए। आगे देखिए तंगी साहब, आप किस बात से तंग आ गए मुझे पता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि आज रात को ये हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन नहीं इंशाल्लाह कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसने कहा था कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल लेगा। आपने भी पता नहीं क्या बोला होगा, उसके बारे में बताए। मैं उनसे पूछता हूँ, आप क्यों बीच में क्या मसला है? अभी आपने स्टार्ट हुआ ही नहीं है, आप परेशान हो रहे हो। आप पूछते हैं, अभी आप तो दूर से दिखाई दे रहे हैं, आपको रोशनी है तो आप परेशान हो रहे हो। 22 करोड़ आवाम चाहते हैं, 22 करोड़ आवाम आपसे पूछते हैं कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर खुदकुशी कब कर रहे हैं। 22 करोड़ आवाम आपसे ये पूछते हैं, इसलिए कि आपने कहा था कि अगर मैं आईएमएफ के पास चला गया मैं खुदकुशी करूंगा। लेकिन अभी आईएमएफ के पास ये नहीं है। ये किस लोगों की वजह से हुआ? ये मुल्की हालात आज जो डगर पर आ गए, ये 10 साल तक जिस तरह बेदर्दी से, जिस बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, जिस मुल्क को जिस बेदर्दी से पिछले 10 सालों में लूटा है, इन बदमालियों की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आपने कौन से इसका जवाब डॉलर की जगह को ये $2800 पर ले गए उसको कि आईएमएफ के पास तंगी नहीं साहब, जाऊंगा आप और खुदकुशी करूंगा। इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। अभी नून वालों को बात करने दे, अभी नून वालों को जो आज उनका लीडर आया हुआ था, महंगाई के दलदल में पसी में चेक रहे हैं। आप आवाम को जवाब दे, महंगाई क्यों ला रहे हैं और खुदकुशी इसलिए जो आपके अकाउंट पड़े हुए बैंकों में बाहर के, दुबई, लंदन, पेरिस, अमेरिका के,
उनकी वजह से आज मुल्क इस जगह पर है। ये 7 दिन की हुकूमत की वजह से नहीं है। अच्छा जी, चले ठीक है जी, एक मिनट जी तंगी साहब और अब्दुल शुक्र शाह साहब, एक मिनट जी, एक मिनट सीज़फायर सपोर्ट करते हैं, लेकिन सफेद खुदकुशी करने जा रहे हैं। सफेद कपड़ा लाओ भाई, सफेद कपड़ा यही अटकी हुई है। एक मिनट, सफेद कपड़ा तो कोई नहीं, सफेद कागज ले आते। एक कॉलर है जी मेरे साथ, जरा उनसे कॉल ले लें जी। कौन साहब है जी? अस्सलाम वालेकुम, नजीब रहमान बात कर रहा हूँ जी, हैदराबाद से। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राना मुबशर साहब बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ जी। सर आप उनसे अर्ज ये कर रही है कि ये 3 हजरात बैठे हैं, माशाल्लाह तीनों सियासतदान हैं। इन सब से गुजारिश ये करनी कि मैं रिटायर पीटीसीएल पेंशनर हूँ जी, और 2010 से हम केस मुसलसल लड़ते लड़ते 2015 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया। ठीक, कानून कहाँ है, किधर है, ये पता नहीं है। ये तीनों हजरात बताएं कि हम हमारे 40,000 मुलाजमीन और 15,000 बेवाएं एक एक करके मरती जा रही। 2010 से लेके आज एक कौन से केस की बात करें, जरा बताएंगे आप? पीटीसीएल। ओके, मैं ब्रेक ले लूं जी, एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। इन तीनों से मैं जवाब लेने की कोशिश करता हूं एक ब्रेक के बाद। जी, मैं बड़ा यहाँ पे जंग शुरू हो गई थी और पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की, और लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा सीज फायर कराने के लिए ब्रेक ली थी। लेकिन मेरे ख्याल में शाद साहब को थोड़ा मौका दे दे, तंगी साहब को थोड़ा सा, इनकी पहली दफा बारी आई है, इनको थोड़ा बोल लेने दे, क्योंकि बोलेंगे दे दूं ना, इजाजत है ना? कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बड़ा जबरदस्त कुछ नहीं आपका। भाई साहब आपकी भी इजाजत है कि नहीं? बिल्कुल इजाजत है, लेकिन देखिए जब तंगी साहब का नंबर था तो उन्हें भी एहतियात करना चाहिए था, ताकि एक दूसरे की बात सुन ले, ताकि लोग समझ सकें कि बात असल में क्या कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आप बोले जी शाद साहब, अब आपकी बारी है, आपकी हुकूमत की भी बारी है और आपकी भी बारी है। आप बताएं। आज असेंबली में आपने लोगों की अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे आज असेंबली का इजलास बुलाया गया। हाँ। और उसमें शहबाज शरीफ साहब आए और जिस तरीके से वो मजलूम बन रहे थे, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब इस मुल्क का सबसे पहला मुंतखब वज़ीर आज़म, अवाम के वोटों से कामयाब होने वाला वज़ीर आज़म, इतना बहुत बड़ा सियासतदान जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उसके आखिरी 1.5 साल भूल गए जब उसे उस जैसे अजीम लीडर को 6x8 के कमरे में पाबंद सलासिल किया गया। उस खुशबुओं के शौकीन इंसान को कमोड उसका और अंदर रखा गया था और 4-5 दिन तक उसके कमोड की सफाई नहीं होती थी, तो उसे तंग करने के लिए भूल गए उस वो दिन। तुम्हारे सियासी आकाओं ने उसके साथ क्या किया, उसकी मौत पे मिठाइयाँ बांटने वाले, उसकी शहादत पे फांसी पर मिठाइयाँ बांटने के सिले में तुम्हें जब वजारतें मिली, उसके बाद जो तुमने सिलसिला शुरू किया, फिर बेनज़ीर साहिबा के साथ तुमने क्या किया। ये बच्चे जब मासूम थे, छोटे छोटे थे, बेनज़ीर साहिबा एक जेल से दूसरी जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत जा रही थी, वो वक्त तुम भूल गए, वो तुम मोमेंटें भूल गए जब तुम्हारे आखिरी दिनों में जनरल ज़िया के आखिरी दिनों में लाहौर में एक मुजाहिरीन पर, सियासी मुजाहिरीन पर गोली चलाई। खालिद नामी एक सियासी वर्कर, पीपल्स पार्टी का वर्कर था, वो खालिद, उसको शहीद किया गया और बगैर नमाज जनाजा, बगैर कफन दफन के उसको दफन किया गया। और उसके चंद रोज बाद ज़िया का तैयारा जिस तरह तबाह हुआ, वो सब बदवाएं तुम भूल गए। उसके बाद आज ये अगर ये बिल के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले या उसकी पार्टी अगर आज एक ऐसे पार्टी को सपोर्ट करे जो जनरल ज़िया की मीरास है, जो जनरल ज़िया को अपने सियासी पेशवा कहते हैं, जो जनरल ज़िया के फलसफे को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तो कुदरत का इंतकाम है। वो शख्स जो फोन करके कहता था जस्टिस को, वकील जज को कि 3 साल की सजा कम है, ये सजा बढ़ा दो, और आज आके फरियाद कर रहे हो तुम। किससे फरियाद कर रहे हो? कौम सब कुछ जानती है, हम कुछ नहीं भूले, सब कुछ याद है, सब याद है। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा जी। मॉडल टाउन के कातिलों को कब पकड़ोगे? वो आज शहबाज शरीफ कह रहा था कि बाप के सामने बेटी को पकड़ा गया, बेटी के सामने बाप को। यहाँ आमिला ख्वातीन को तुमने गोलियां मार के शहीद किया, वो किसी की माए बहनें नहीं थी, वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे, वो भी इस मुल्क के शहरी थे, वो भी इस मुल्क के। जिनको प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है
ये अगर आपने इसका राणा साहब, ये केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए, ये पीटीआई की हुकूमत ने नहीं बनाए, ये कब से पाइपलाइन में थे। आज अगर अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, कोई सियासी मुदाखलत नहीं हो रही है। कंसर्न है ना, अगर कोई सियासी मुदाखलत, इसमें एक कंसर्न है। देखे, जिस बात की निशानदेही शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में की कि उनसे जो सवालात किए गए कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ बयान दें, वो देखे इस तरह की तफ्तीश तो मेरे ख्याल में अंडर 19 की टीम उन्होंने कहा ना, उसमें सदाकत कितनी है। ये अब फ्लोर बनाने के लिए कहा जा रहा है, खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब इसी फ्लोर पर खड़े होकर नवाज शरीफ ने भी पेपर लहराए थे कि ये है वो सबूत, ये वो जरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात जो है ना, ये क्या आप बात करते हैं। अच्छा चलें जी, मैं बात करने आ जाओ जी, तुसी आ जाओ मैदान। हम तो इस तरह की बातें कर ही नहीं सकते जी। हमने हम ये क्या करेंगे, आपका जवाब ही नहीं है, क्या करेंगे मेरे भाई। अगर आपने ये सारी बात करनी है, मुझे वैसे आपका पता होता कि आपने आना है तो हम चले जाते हैं, आप सारी बात कर लें। कर ले नहीं करें ये भाई साहब, कोई गल नहीं। इंसान का तरीकाकार होता है, कर ले। आपने तंगी साहब ने की, आपको तरबियत अपनी कर ले आप कर ले। एक मिनट भाई साहब को बात करने दीजिए। भाई साहब बात करिए। आपके पास बात नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं आप, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जी भाई साहब बोलिए, जवाब दे बिठाया करें जिन्हें अभी तक जवाब दे तो बात कर सकते। अच्छा शाह साहब एक मिनट खामोशी, शाह साहब खामोशी, जवाब दे। एक मिनट शाह साहब खामोशी। सीनियर आदमी कैसे लोगों को बुला के आप, मैं आपसे ज्यादा सीनियर वर्कर हूँ, कभी आप ऐसी बात, मैं आपसे ज्यादा सीनियर वर्कर हूँ। भाई साहब आप अपनी बात करें। शाह साहब एक मिनट खामोशी जी, मौका मिला टीवी, शाह साहब खामोशी जी। भाई साहब आप बात करें जी, अब भाई साहब बात करें। आपका राणा साहब शो होता रहा है, मैं हमेशा आपके शो में तंगी साहब ये जो मर्जी अपनी बारी में आदमी गए, लेकिन दूसरे की आपके पास इस वक्त कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। भाई साहब आप बात करें। हाँ, बात ये है मुबशर साहब के सारे पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान जानता है कि सच कौन बोल रहा है और सच है क्या। अच्छा जी, वो क्या? अगर ये मेरे भाई जो भी आए हैं ना, ये पहले तो भाई आज टीवी का मौका मिला है और ये इतना जज्बाती हो गया है कि इसने आज पीपल्स पार्टी की वकालत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी और हमने आपस में क्या किया है वो हम एक दूसरे को जवाब देते रहे, हमारा अपना काम है। कोई जुल्फकार बच्चों का वारस ना बने और किसी को वारस बेनजीर का बट्टों का नहीं बनने वाला। वो तंगी साहब बैठा हुआ है, वो खुद अपना जवाब दे सकता है। ठीक है, और कोई किसके साथ रहा है और कोई किसके साथ आ जाए वो भी इसकी तारीख हम जानते हैं। मैं अगर इन बातों पे चाहूँ तो यहाँ मुंह न दिखाने के लोग काबिल रहे हैं, अगर लीडरशिप पे बातें हम करना शुरू कर दें। ओके, लेकिन हमें तमीज सिखाई गई है, हम इशू पे बात करते हैं। हम इशू जो है, आपका सवाल है उस पर मैं भी आता हूँ जी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कोई रोना ये नहीं रोया कि नैब ने मुझे क्यों पकड़ा। उन्होंने कहा ऐसे नैब हमने कई दफा आजमाए। उन्होंने कहा आप तो कल इक़्तिदार में आए, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 30 सालों से हमने इक़्तिदार देखा, हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बात ये की कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी आदमी के साथ, मैं लीडर अपोजिशन हूँ, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और आपके पास आप बुला के आप वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं या इस वक्त एविडेंस ढूंढ रहे हैं या जिन ममालिक से हमारी दोस्ती है उनके बारे में आप ये शक के निगाह से देखते हैं। तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा मैं आज पार्लियामेंट को कहता हूँ, ये नहीं कहता कि हुकूमत के सारे मेंबर हूँ। उन्होंने कहा इस पूरी पार्लियामेंट से जनाब स्पीकर आप कमेटी बनाए। देखिए जी, देखिए अब्बासी साहब, कमेटी बन नहीं सकती, रूल्स इजाजत नहीं देते, लॉ इसकी इजाजत नहीं देते, केस सब जुडिस है। नहीं बिल्कुल रूल इजाजत देते हैं। जो लॉ मिनिस्टर ने आपके सामने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर पूरा लॉ कोट किया है। उसने गलत कहा है। अगर उसने गलत कहा है तो आपको उसी वक्त बताना चाहिए था कि लॉ मिनिस्टर गलत कह रहे हैं। सुन तो लेना थी, आपने सवाल किया है। उन्होंने कहा मामला सब जुडिस है, अभी किसी अदालत में ये मामला सब जुडिस नहीं है, अभी ये मामला इंक्वायरी में। आप क्या समझते हैं कि नैब जो है वो कोई कोर्ट है? नैब एक इन्वेस्टिगेटिव दायरा है, इन्वेस्टिगेशन पे जब भी आप हो सकते हैं। कोई आपने बनाया ना जी, आपने बनाया नैब, और जी बनाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा आप बनाने पे चले गए। मैं कहता हूँ हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमने नैब को अदालत की पावर नहीं दी हुई है। सब जुडिस का मतलब ये होता है कि आपका केस किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में मौजूद है और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिस्कस हो रहा है। तो आप अब्बासी साहब, मैं अगर आपकी बात अब्बासी साहब मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर ने जो लॉ कोर्ट किया था फ्लोर ऑफ द हाउस में वो गलत कोर्ट किया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये मामला सब जुडिस है। हम कहते हैं ये मामला सब जुडिस नहीं है। अगर मामला सब जुडिस होता है तो लॉ मिनिस्टर, तो फिर वहां पे किसी ने ये पॉइंट क्यों नहीं रेज किया फ्लोर ऑफ द हाउस में आपकी तरफ से? उठे शहबाज शरीफ साहब, राणा साहब आप शायद मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब ने उठकर ये एक्सप्लेन किया है
शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं ये नहीं कहता मेरा केस डिस्कस करें, उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब मेहरबानी करके आप जो मेरी कहे, उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है जनाब स्पीकर, आप कमेटी बनाएं। ये जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जो ये सवालात पूछते रह रहे हैं, ये मादा माफ दुआ बनाने की जो बातें कर रहे हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ हमारी दोस्ती और भाईचारा है। चले पॉइंट जी, तंगी साहब से थोड़ा सा इनपुट ले लूं मैं, अब्बासी साहब, तंगी साहब से इनपुट ले लूं अब्बासी साहब, मैं थोड़ी सी जरूर लें। चले तंगी साहब, आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर उसी पे जहां से शो शुरू किया था वहीं पे आके खड़ा हो गया हूं। मैं वही बात कर रहा हूं, अब्बासी साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जनाब जो लॉ मिनिस्टर ने जो बात की वो अब्बासी साहब कह रहे जी गलत है। मेरा सवाल सिर्फ वो था जो शुरू में किया था, यही है वही सवाल अभी भी, कि जनाब आपके पास यू हैड एम्पल टाइम, पीपल्स पार्टी हैड एम्पल टाइम, नून लीग हैड एम्पल टाइम, यू बोथ हैड लाइक 5 years, एक टर्म आप लोगों ने गुजार दी। उस वक्त आपने ये चीज़ें नहीं एड्रेस की, कवानीन को नहीं दुरुस्त किया। कवानीन मैंने नहीं बनाने थे, मैंने यहाँ पे शो में बैठ के कवानीन नहीं बनाने थे, पार्लियामेंट ने बनाने थे। आप लोगों ने उस वक्त कवानीन दुरुस्त नहीं किए, आज आपको हीट फेस करनी पड़ रही है। क्या हाल है इसका, वो एक लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में अगर बता दीजिए, मेहरबानी होगी। देखिए राना साहब, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए हमारे चेहरे, हम कोई इतने बड़े लोग नहीं है कि आवाम हम अपने चेहरे दिखाएं और लोग हमें पसंद करते हैं। हम टॉक शो में इसलिए आते हैं कि हम इश्यूज़ पे बात करें, हुकूमत वक्त अपना रोल बताएं और हम उनसे पूछ लें फॉर द सेक ऑफ द नीडी पीपल ऑफ द कंट्री कि आज गरीब आवाम किस चक्की में फंस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ शाद साहब से कि अपना फ्लोर ले ले। जो गाली आप देते हैं, अभी तक आप कंटेनर से नहीं उतरे हैं, आप हुकूमत में शाद साहब को चुप करा दिया गया है। तंगी साहब आपकी बारी है, शाद साहब नहीं बोलेगा। अभी राना साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैच्योरिटी आती हैं और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरी मरतबा हम आ रहे हैं, जो पहली स्पीच में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि आप यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप जाली मैंडेट के जरिए आए हैं, लेकिन इस वक्त आप 22 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की थी, वो जो तकरीर थी उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। एक चीज मुझे बता दीजिए, एक कॉलर थे, उन्होंने कहा था पीटीसीएल की, एक मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, पीटीसीएल के लोगों की 40 साल से पेंशनें नहीं मिली, उनके केस यहाँ पे पड़े हुए, वो कहाँ जाएं? आपकी हुकूमत भी चली।